नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने कहानी, कथा, विधा, शैली, कहानी के तत्व इन सभी पर बात की थी। आइए फटाफट से एक बार रिकैप करते हैं ताकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनको समझने के लिए आपका फ्लो मेंटेन हो जाए। कहानी और कथा में क्या अंतर है आप जानते हैं। कथा बेसिकली आदर्शवाद पर आधारित होती थी और कहानी में यथार्थवाद होता था। उसके बाद कहानी के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, कथानक और कथा वस्तु, पात्र या चरित्र, वातावरण, भाषा शैली, संवाद या कथोपकथन। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? थोपा हुआ नहीं, घुला हुआ हो। उद्देश्य व्यापक होना चाहिए, पैसे कमाने के दृष्टिकोण से कहानी नहीं लिखी होनी चाहिए या रचना नहीं की जानी चाहिए। कथानक कैसा हो? सहज हो, कसा हुआ हो, वेल कनेक्टेड हो, उसमें सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो और सब कुछ चरित्र पात्र बिल्कुल एक परफेक्ट रेशियो में हो, ना ज्यादा हो ना कम हो। कथा वस्तु कैसी हो? क्रेडिबल हो, विश्वसनीय हो, जिसपे विश्वास किया जा सके। पात्र या चरित्र कैसे हो? पात्र स्वतंत्र हो और एक स्वाभाविक मनुष्य की तरह लगे, कोई दैवीय शक्ति उनके अंदर हो ऐसा ना हो, और ऐसे पात्र हो जो लगे कि हाँ ये ऐसे पात्र निजी जीवन में भी हो सकते हैं। हाँ, आप जानते हैं हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो पात्र ऐसे ना हो जो सिर्फ अच्छे हों या बुरे हों। अच्छे और बुरे जो होते हैं वही अच्छे पात्र माने जाते हैं। आप ये भी तो जानते हैं निजी जीवन में हर कोई व्यक्ति ना सिर्फ अच्छा होता है या बुरा होता है, बल्कि अच्छा और बुरा का मिश्रण होता है। वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कब अच्छा हो जाएगा या कब बुरा हो जाएगा। उसके बाद वातावरण। वातावरण में आपने जानते थे सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, बहुत ही डिटेल में बात की थी। उसके बाद भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? पात्र अनुकूल भाषा हो, स्थान और समय के अनुकूल भाषा हो। ऐसा ना हो कि पात्र ग्रामीण हो और उससे आप अंग्रेजी बुलवाएं कहानी में। और उसके बाद संवाद और कथोपकथन, मतलब संवाद, जो पात्रों के बीच में जो बात होती है उसे संवाद कहते हैं। संवाद कैसे होने चाहिए? छोटे हों, चुस्त हों, गतिशील हों, कहानी को आगे बढ़ाएं और चरित्रों के मध्य सीधी बातचीत हो, तभी वो अच्छी कहानी मानी जाएगी। तो ये कहानी के 6 तत्वों पे हम लोगों ने एक बार रिकैप किया, फटाफट से रिवाइज किया। अब आज से जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ये पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, ये ऐसे टॉपिक्स हैं। अभी तक हम लोगों ने जिस पर बात की थी वो डायरेक्टली मेंस में नहीं पूछा जाता है, वो आपका एक बेस बिल्डअप करने के लिए था और इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज से हम लोग हिंदी कहानी का इतिहास और उस इतिहास के दरमियान, उस इतिहास के टाइम पीरियड में जो जो प्रमुख कहानीकार हैं उनकी कहानी कला है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखिए, अब हिंदी कहानी के इतिहास को समझने से पहले एक टॉपिक आता है कहानी और उपन्यास में अंतर। आप सभी जानते हैं कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर होता है। एक सामान्य पाठक की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी और उपन्यास में सिर्फ छोटा और बड़े का अंतर होता है। मतलब कहानी सीमित आकार में होती है और जो उपन्यास है वो बड़ा होता है, वृहद होता है, ज्यादा पेज में लिखा जाता है, कहानी कम पेज में लिखी जाती है। लेकिन एक सामान्य पाठक की दृष्टि से है, आप साहित्य के छात्र हैं और अगर आप पहला ही पॉइंट ये लिख देंगे कि छोटा बड़ा, तब तो एग्जामिनर के दृष्टिकोण में आप साहित्य के अच्छे छात्र नहीं कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप एक सामान्य पाठक की तरह बिहेव कर रहे हैं अपने आंसर्स में। तो आप सीमित और मतलब आकार वाला पॉइंट लास्ट में लाएं या ना भी लाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन है ये टिप्पणी में पूछा जा सकता है और टिप्पणी आप जानते हैं 10 नंबर की आती है और 10 नंबर के क्वेश्चन को आपको आंसर करना है 120 से 140 शब्दों में। तो ज्यादा पॉइंट तो इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप वही पॉइंट लिखें जिनका महत्व ज्यादा हो, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए। तो आइए समझ लेते हैं कहानी और उपन्यास। देखिए, आपके नोट्स में आपको और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहां सजा दिया है। कहानी जीवन के एक पक्ष को समेकित करती है और उपन्यास संपूर्ण जीवन को समेकित करता है। कहानी जीवन के किसी एक टॉपिक पर उठा के बात कर ली जाएगी, क्योंकि वो कहानी छोटी होती है और कहानी इतनी बड़ी होती नहीं कि उसमें पूरे जीवन को समाहित करने का स्कोप हो। तो कहानी जीवन के किसी एक टॉपिक पे बात कर ली जाएगी, चाहे वो गरीबी पर बात कर ली जाए, गरीबी पर बात कर ली जाए, चाहे वह बेरोजगारी पर बात कर ली जाए, चाहे वह अनमेल विवाह पर बात कर ली जाए, ठीक है, चाहे वह मानसिक द्वंद्व पर बात कर ली जाए। लेकिन जो उपन्यास है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें संपूर्ण जीवन पे बात की जाती है कि उसके जीवन के घटनाक्रम में जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं उस पर बात की जाती है, उसमें पूरा जीवन काल समाहित होता है। आप जानते हैं कहानी में कम पात्र और घटनाएं होती हैं
और उपन्यास में अधिक पात्र और घटनाएं होती हैं। कहानी में एकल कथा होती है, एक ही टॉपिक पर बात समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन उपन्यास में एक से अधिक कथाएं होती हैं। ठीक है, एक मेन कथा होगी, उसको साथ देने के लिए सपोर्टिंग स्टोरी साथ साथ चलती रहेगी। उपन्यास जब हम पढ़ेंगे तो मेन कथा को आधिकारिक कथा कहते हैं और बाकी कथाओं को क्या क्या कहते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उपन्यास में। लेकिन आप अब ये जानिए कि कहानी में सिर्फ किसी एक टॉपिक पर बात कर दी जाएगी या एकल कथा होगी, और उपन्यास में एक से अधिक कथाएं होंगी। कहानी में देश काल वातावरण का संक्षिप्त अंकन होता है। देश काल वातावरण का मतलब बैकग्राउंड थीम, उसका संक्षिप्त अंकन होगा। उसमें ज्यादा ये बताने का मौका नहीं मिलेगा कि किसी स्थान विशेष का वर्णन करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उपन्यास में चूंकि बड़ा होता है, विस्तृत होता है, तो स्कोप हो जाता है कि उस कहानी जहां की बात चल रही वहां के देश काल और वातावरण का विशेष वर्णन किया जाए, विस्तृत वर्णन किया जाए। बाकी मैंने आपको आकार और उस पर बात कर ही दी है। आपके नोट्स में दो व्यक्तियों के विशेष कथन आएंगे कहानी को लेकर, एक बाबू गुलाब राय का, एक प्रेमचंद का। आप उसे अपने हिसाब से कोट कर लेंगे आंसर्स में। देखिए, प्रेमचंद का मैंने कथन यहां लिख दिया है, 4 लाइनों में कथन है, लेकिन मैंने जो बिल्कुल टू द पॉइंट जो बात है, जो बिल्कुल मेन उस कथन का जो एसेंस है, वो मैंने यहां पे निकाल के लिखा है कि यदि उपन्यास एक बगीचा है तो कहानी एक गमला है। मतलब आप जानते हैं ना, उपन्यास एक पूरा गार्डन है तो कहानी एक गमला है। इसमें समग्रता के स्तर पर भिन्नता है। मतलब आप जानते हैं बगीचे में कई कई तरह के फूल पौधे, कई तरह के जानवर होंगे, लेकिन गमले में आप किसी एक पर्टिकुलर तरह का फूल लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कहानी और उपन्यास में आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। हिंदी की पहली कहानी, यह भी आपको टिप्पणी में पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि आ सकता है तो हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। देखिए, हिंदी की पहली कहानी के विषय पर विवाद है। यह विवाद क्यों है, आप उसके विषय में बताएंगे। उसके बाद आप उस विवाद से संबद्ध कुछ तथ्य देंगे। उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। उसके बाद अब अपनी बात को प्रमाणित करेंगे और इस तरह से आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। एक अच्छा खासा उत्तर इस विषय पर बना के आपके नोट्स में दे दिया गया है, उसे आप तैयार कर लेंगे, मोर देन इनफ है। तो आइए समझते हैं कि हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कहानी और कथा में क्या डिफरेंस होता है। कथा में मूलतः आदर्शवाद, नैतिकतावाद, ये सब तत्व ज्यादा हावी होते हैं, लेकिन कहानी में यथार्थवाद ज्यादा हावी होता है। आदर्शवाद का मतलब कोई शिक्षा देने की कोशिश की जाती है कहानी के माध्यम से, और यथार्थवाद जो जैसा चल रहा है समाज में या मनोभाव में वैसा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो कथा कहानी का प्रिमिटिव फॉर्म है और कहानी कथा का मॉडर्न फॉर्म है। तो हम लोग कहानी, पहली कहानी साहित्य में, हिंदी साहित्य में पहली कहानी किसे माने, तो कहानी मानने का सबसे बेसिक आधार क्या है? यथार्थवाद। अर्थात जिस भी रचना में जो कहानी के रूप में लिखी गई होगी, अगर उसमें यथार्थवाद का तत्व ठीक ठाक मात्रा में है तो हम उसे हिंदी की पहली कहानी मान लेंगे। इस संदर्भ में कई कहानियां लिखी गई हैं। इस संदर्भ में आइए समझते हैं। देखिए, कहानी के रूप में तो कई रचनाएं की गई हैं, ठीक है, कहानी के रूप में तो कई रचनाएं की गई हैं जो 1800 से चली आ रही हैं, लेकिन उस दौर की रचनाओं में यथार्थवाद की कमी देखने को मिलती है या यथार्थवाद ना के बराबर होता है। तो हम उस दौर की रचनाओं या उस दौर की कहानियों को हिंदी की पहली कहानी कैसे मान लें? अब इस संदर्भ में सबसे पहला नाम आता है जो आपके नोट्स में मेंशन किया हुआ है, वो है सैयद इंशा अल्लाह खां। सैयद इंशा अल्लाह खां, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सिविल सर्वेंट को ट्रेन करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। तो ये जो सैयद इंशा अल्लाह खां हैं, ये वहीं के टीचर हैं। तो इनकी कहानी है रानी केतकी की कहानी, जो 1803 या 1808 में रची गई है।
लेकिन इनकी कहानी को जब पढ़कर ऐसा लगता है कि ये किस्सा बयानी की कहानी है। किस्सा बयानी या किस्सा गोई का मतलब होता है, किस्सा गोई आपके नोट्स में एक शब्द आएगा, इसका मतलब होता है किस्सा बताना। जैसे गांव में होता नहीं है कि बहुत से लोग चौपाल बनाकर बैठ जाते हैं, आओ भैया आओ तुमको हम एक किस्सा सुनाएं। तो उस व्यक्ति के पास ये होता है कि वो अपने किस्से को, अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। तो उसमें यथार्थवाद कहां से आ जाएगा? पूर्णतः बनावटी बातें होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है, तो इनकी जो कहानी है रानी केतकी की कहानी, ये यथार्थवाद के आधार पे कहानी नहीं मानी जाती है। उसके बाद इस संदर्भ में दूसरा नाम आपके नोट्स में आएगा रेवरेंड जे न्यूटन का, जिनकी कहानी है एक जमींदार का दृष्टांत। 1871 में इसकी रचना हुई है। इसको अगर आंतरिक संरचना से देखा जाए, आंतरिक संरचना की दृष्टि से देखा जाए, तो ये कहानी ना होकर धर्म प्रचारक है। धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण इसमें ज्यादा हावी है, यथार्थवाद का दृष्टिकोण कम हावी है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि ईसाई धर्म सभी धर्मों में अच्छा है। ठीक है, तो यथार्थवाद की दृष्टि से यह भी कहानी नहीं है। उसके बाद आपका नोट्स में एक नाम आएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनकी कहानी का नाम है राजा भोज का सपना। और एक नाम आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आने वाले समय में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पर, जिनकी कहानी एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेकिन ये भी एक तरीके से किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है, कहानी का तत्व कम है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है, जो आपको आंसर में जरूर से जरूर लिखना चाहिए, वो है किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा रचित उनकी कहानी इंदुमती। इसको पहली कहानी मान ही लिया जाता, लेकिन वैसे ही एंट्री होती है शुक्ल जी की। मैंने आपको बताया शुक्ल जी हिंदी साहित्य के डॉन है। एक बार इन्होंने जो कमिटमेंट कर दी वो कर दी, उसके बाद पूरा साहित्य संसार, हिंदी साहित्य का साहित्य संसार, जितने भी लेखक गण हैं, वो या तो शुक्ल जी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं या तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। उनके कहे हुए स्टेटमेंट को या तो सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं या तो गलत साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आप समझिए कि शुक्ल जी की स्टेटमेंट का इतना बड़ा महत्व है कि पूरा साहित्य संसार उनकी स्टेटमेंट पे बात करने लगता है। यूपीएससी ने इस पर मेंस में क्वेश्चन भी पूछा कि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के ही कथनों का पक्ष विपक्ष है। इस तरह से क्वेश्चन था। जब हम लोग शुक्ल जी पे आएंगे तो उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जो इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित 1900 में इंदुमती कहानी को मैं कहानी मान लेता, लेकिन वो मौलिकता के दृष्टिकोण से खरी नहीं उतरती है। मतलब वो कहीं ना कहीं से कॉपीड फॉर्म है, एक बंगला कहानी का कॉपीड फॉर्म है। और वो बंगला कहानी जिसका कॉपीड फॉर्म इंदुमती है, वो बंगला कहानी किसी वेस्टर्न वर्ल्ड की द टेम्पेस्ट शेक्सपियर की एक कहानी है, उसका कॉपीड फॉर्म है। समझ रहे हैं? मतलब इंदुमती बंगला कहानी का कॉपीड फॉर्म है और ये बंगला कहानी शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट का कॉपीड फॉर्म है। इसलिए ये जो इंदुमती है ये मौलिकता के दृष्टिकोण से खरी नहीं उतरती है, इसलिए मैं इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी नहीं मानूंगा। उसके बाद शुक्ल जी की खुद कहानी है 11 वर्ष का समय। हो सकता है मनीमन शुक्ल जी के मन में ये बात कौन रही हो, चलो मेरी ही कहानी पहली कहानी मान ली जाए, लेकिन नहीं। उसी के दरमियान एक पत्रिका में जिसका नाम है छत्तीसगढ़ मित्र 1901 में कहानी सामने आती है एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सपरे जी द्वारा रचित यह कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व की कहानी है। तो इसमें ठीक ठाक यथार्थवाद देखने को मिल जाता है। आप जानते हैं गांव में जमींदार और विधवा नारी अगर होती है तो उस पर किस तरह का जुर्म ढाया जाएगा एक जमींदार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इसमें ठीक ठाक यथार्थवाद का तो देखने को मिल जाता है। उसके बाद शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय, जो 1903 में आती है, इस कहानी से 2 साल बाद। उसके बाद बंग महिला द्वारा रचित, ये भी आपके नोट्स में, दुलाई वाली, ये 1907 में आती है। और उसके बाद एक गुलेरी जी की जो बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, उसने कहा था, वो आती है 1915 में। क्योंकि ये कहानी 1901 में आ चुकी है और उसके बाद की कहानी 1915 और मतलब उसके बाद में कहानियां आ रही हैं 11 वर्ष का समय, शुक्ल जी द्वारा रचित दुलाई वाली और बाकी गुलेरी की जो उसने कहा था। ये सब कहानी जो है वो एक टोकरी भर मिट्टी के बाद की कहानियां हैं। तो इसको भी हिंदी की पहली कहानी नहीं लेंगे। तो पहली कहानी सर्वसम्मति से आपके इग्नू के नोट्स में भी एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है। हो सकता है आप जब गूगल पे जाएंगे तो हो सकता है कोई और कहानी, लेकिन चूंकि इग्नू भारत सरकार का एक तरीके से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो मैंने वहीं से इसको उठाया है और आपको भी अपने उत्तर में यही लिखना है। उम्मीद है आपको हिंदी की पहली कहानी क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग कहानी के इतिहास को समझते हैं। देखिए, हिंदी कहानी के इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। और देखिए, साहित्य में जब भी बंटवारा होता है तो किसी एक ऐसे व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर बंटवारा होता है जिसने उस रचना में बहुत ही विशेष कार्य किया हो और उस रचना को चरम बिंदु तक पहुंचाया हो। तो कहानी के क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो प्रेमचंद का नाम आएगा। वैसे ही उपन्यास के क्षेत्र में जाएंगे तब भी वहां पर प्रेमचंद जी का नाम आएगा। उसके बाद जब आप नाटक के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां जयशंकर प्रसाद जी का नाम आएगा। उसके बाद आप जब आलोचना के क्षेत्र में जब बंटवारा करने जाएंगे तो वहां शुक्ल जी स्वयं खड़े हैं। ठीक है, तो उसके बाद कैसे बंटवारा कर लेंगे, उस व्यक्ति को बीच में रख देंगे और उसके बाद पहले वाले को पूर्व लगा के और बाद वाले को
उत्तर या पश्चात लगा के बंटवारा कर देते हैं। तो हिंदी कहानी का इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में विभाजित करके देखते हैं। पहला खंड आपका आता है प्रेमचंद पूर्व युग, जो 1901 से 1915 तक विस्तृत है। उसके बाद आता है प्रेमचंद प्रसाद युग, क्योंकि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद दोनों ही इस काल में एक्टिव थे और अपनी अपनी रचना क्षेत्र में योगदान दे रहे थे, अपने अपने रचना कर्म में लगे हुए थे। उसके बाद आता है उत्तर प्रेमचंद युग, जो 1936 से आज तक है। इसको भी कई सब सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि समानांतर कहानी, नई कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी। आने वाले समय में जब हम लोग इस पे बात करेंगे तो हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे और इसके जो सब सेक्शंस हैं उस पर भी बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रेमचंद पूर्व युग में। देखिए, कोई भी रचना अपने प्योर फॉर्म में, जैसे कहानी जो आज की है, ये क्या एक का एक आकस्मिक इस तरह बन गई थी? नहीं। कोई भी रचना को अपना प्योर फॉर्म प्राप्त करने के लिए किसी ट्रांजिशन पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, ट्रांजिशन जोन से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रांजिशन जोन का आशय यह है कि जैसे मान लीजिए कहानी है, ठीक है, कहानी को पहले कथा समझा जाता था, कथा कहा जाता था। कथा में आदर्शवाद का तत्व हावी होता था, कहानी में यथार्थवाद का तत्व हावी होता था। तो कथा से कहानी बनने में तुरंत कथा से कहानी बिल्कुल यथार्थवाद के आधार पर नहीं बनी होगी। जब कथा से कहानी बन रही होगी तो पहले धीरे धीरे आदर्शवाद खत्म होता जा रहा होगा, उसके बाद यथार्थवाद आता जा रहा होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं उस रचना में आदर्शवाद और यथार्थवाद का मिश्रण देखने को मिलता होगा। तो इस युग की सबसे खास पहचान है कि पूरी तरीके से आदर्शवाद ना खत्म हुआ था, ना पूरी तरीके से कहानी में यथार्थवाद आ पाया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेमचंद पूर्व युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता यही है जो मैंने की पॉइंट्स में यहां पे लिख दिया है। उसके बाद आपको कुछ तथ्य दे देने पड़ेंगे। जब भी अगर आपसे पूछ लेता है, मुझे नहीं लगता इस पे क्वेश्चन आएगा मेंस में, लेकिन अगर पूछ भी लेता है तो आप क्या करेंगे, आप तथ्य देंगे, 4-5 कहानियों के नाम और उनके राइटर्स के नाम लिखेंगे, उसकी विशेषता बता देंगे और उसके बाद आप कंक्लूड करके अपना उत्तर समाप्त कर देंगे। इस कालखंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जिस कहानी का आता है वो आता है उसने कहा था। उसको लिखा है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी जी ने। तो चूंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी का दर्जा प्राप्त है इस काल में, तो हो सकता है यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ ले। तो आइए जरा सा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी पे बात कर लेते हैं कि उनकी कहानी कला कैसी थी, उनका कहानी कौशल कैसा था, वो कहानी किस तरह से लिखते थे, और जरा सा बात करते हैं फिर उसने कहा था। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक रोमांटिक रचनाकार थे। रोमांटिक का मतलब जो आप लोगों के समझ में आता है वो नहीं होता है। साहित्य में रोमांटिक का मतलब होता है भावुक कवि, समझ रहे हैं। इसकी हिंदी होती स्वच्छंदतावाद। जब छायावाद पढ़ेंगे तो हम लोग इस शब्द को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे जो वेस्टर्न में जो रोमांटिक कहा जाता था वही हिंदी साहित्य में हमारे देश में आके स्वच्छंदतावाद नाम पड़ गया। तो स्वच्छंदतावाद या रोमांटिक कवि या लेखक का मतलब क्या होता है कि उसके लेखन में भावनाएं केंद्र में होंगी। ठीक है, भावनाएं केंद्र में होंगी और जो उनकी रचना का जो विषय होगा वो प्रेम होगा, भावुक प्रेम होगा, आध्यात्मिक प्रेम होगा। उनके प्रेम में वासना और इच्छाओं का स्थान नहीं होगा, बल्कि उसके स्थान पर उनके प्रेम में त्याग और समर्पण की भावना होगी। समझ रहे हैं। तो इनका जो प्रेम जो होगा वो बहुत ही आध्यात्मिक किस्म का होगा। और जब आप जानते हैं, जब आप प्रेम करेंगे तो आप अपनी प्रेमिका को क्या किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में लेकर जाएंगे या किसी कंक्रीट वाले इलाके में लेकर जाएंगे? नहीं। आप अपनी प्रेमिका को कहां घुमाने ले जाएंगे? नदी के किनारे ले जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे। वहां शांति होगी, अच्छी प्रकृति होगी, सुंदर प्रकृति होगी। तो जब चूंकि इनके जो प्रेम के टॉपिक में जो भावुक प्रेम है, जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो प्रेम का सुंदर रूप है, उसको और भी अच्छे तरीके से जस्टिफाई करने के लिए प्रकृति साथ में आ जाती है। समझ रहे हैं। जब आप प्रेम को अपना टॉपिक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रकृति भी आएगी उसमें। तो इनके कहानी कौशल में भावुक प्रेम, ये एक रोमांटिक कवि हैं, इनके भावुक प्रेम इनकी रचनाओं का मुख्य विषय होता है और प्रकृति इनके साथ साथ आ जाया करती है। और ये सिर्फ इन्हीं के नहीं, जितने भी स्वच्छंदतावादी कवि हैं या छायावादी कवि हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग पद वाला सेक्शन शुरू करेंगे उसमें जब छायावाद पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि प्रकृति की क्या भूमिका होती है प्रेम में। तो जितने भी रोमांटिक कवि होंगे उनकी एक शर्त होगी कि उनके जो रचना कर्म में, लेखन कौशल में प्रकृति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। शिल्प के स्तर पर जो सबसे खास बात है, इन्होंने फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया, पूर्व दीप्ति पद्धति का प्रयोग किया। पूर्व दीप्ति पद्धति का आशय यह है कि जैसे आप किसी व्यक्ति के पास्ट को, जैसे वो व्यक्ति सोच रहा है अपने पास्ट के बारे में, उसके दिमाग में अपने पास्ट का चित्र बन रहा है, अब उस चित्र को आप सजीव तरीके से दिखाने की कोशिश करें तो वही होता है पूर्व दीप्ति पद्धति। मतलब जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, कोई व्यक्ति सोच रहा है, सोचते सोचते उसके दिमाग में चित्र बनने लगता है और वो धीरे धीरे कैमरा जूम होता चला जाता है उसकी आंखों में, उसके बाद बड़ा सा एक चित्र सामने आता है। तो ऑडियंस को लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो सोच रहा है अपने मन मस्तिष्क में वही हम लोग देख पा रहे हैं। तो यही पूर्व दीप्ति पद्धति है। और इनकी कहानी क्या होती है, इसमें नाटकीयता का तत्व हावी होता है। नाटकीयता का तत्व उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि
इनकी कहानियों में अचानक से आकस्मिकता, मूड, एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम कंडीशंस, ये सब आ जाती हैं। तो इसलिए इनकी कहानी में नाटकीयता का भी तत्व है। इनकी कहानी है, उसने कहा था, बहुत ही रोमांटिक कहानी है। रोमांटिक का मैंने आपको फिर से बताया कि वो नहीं है, जबकि भावुक प्रेम, एक आध्यात्मिक प्रेम, एक त्याग और समर्पित भावना से ओतप्रोत प्रेम की बात करते हैं। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति है लहना सिंह, वो एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन उस लड़की की शादी कहीं और हो गई और उस लड़की का पति युद्ध पे जाता है। तो वो लड़की लहना सिंह के पास आती है और कहती है कि प्लीज मेरे पति की लाइफ की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना। और वो उसके पति की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठता है और अंत में मरते मरते यही सोचता है कि उसने कहा था। ठीक है, तो ये हो गया प्रेमचंद पूर्वयुग। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काल है इस पूरी कहानी में, इस पूरे कहानी के जो सेक्शन में, जो सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काल, जिससे आपके क्वेश्चंस मेंस में लगातार बनते हैं और बनते रहेंगे, और यहां से क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, अगर कहानी पे क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन निकल कर आएंगे, वो है प्रेमचंद प्रसाद युग। मोस्ट इंपॉर्टेंट काल है। प्रेमचंद पे तो हम लोग बात स्पेसिफिकली करेंगे ही, लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं प्रसाद जी पर। देखिए, प्रेमचंद ने अपनी पहली रचना प्रेमचंद नाम से 1915 में लिखना शुरू की और प्रसाद ने अपनी रचना 1911, गांव इनकी पहली रचना है, मतलब इन्होंने अपना रचना कर्म 1911 से ही शुरू कर दिया। देखिए, प्रसाद जी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। प्रसाद जी का रचना कैनवस, मतलब रचना कर्म, रचना क्षेत्र प्रेमचंद जी से ज्यादा विशाल, ज्यादा बड़ा है। इन्होंने कहानी में भी अपना हाथ आजमाया है, इन्होंने उपन्यास में भी अपना हाथ आजमाया है, इन्होंने नाटक में तो इन्हीं के ऊपर कालखंड का विभाजन किया गया है, इन्होंने समीक्षा में भी अपना हाथ आजमाया है। तो आप देखिए कि जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने अपने अलग अलग रचनाओं में अपने हाथों को आजमाया है, बहुत ही बखूबी आजमाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लेखन कौशल को वहां दिखाया है। रोमांटिक लेखक थे, मैंने फिर से बताया, रोमांटिक का मतलब स्वच्छंदतावादी, मतलब भावनाएं केंद्र में होंगी, आध्यात्मिक प्रेम होगा, त्याग और समर्पण की भावना होगी इनके प्रेम में। ठीक है, अब और इनकी एक खास बात यह है कि ये नारी चरित्र, इनके जितनी भी रचनाएं हैं, खासतौर से कहानी, नाटक, इनके जो नारी चरित्र ये बहुत ही महान है, बहुत ही त्याग और समर्पण की भावनाएं लिए हुए हैं। इनके जो नारी चरित्र हैं वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा आपको अच्छे नजर आएंगे, वो ज्यादा त्याग और समर्पित नजर आएंगे। समझ रहे हैं? जैसे आकाशदीप में चंपा एक कैरेक्टर है और गुंडा में नहुकु सिंह एक कैरेक्टर है, और इनकी कहानी है पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार में मधुलिका एक कैरेक्टर है। तो आप इन कैरेक्टर के माध्यम से जयशंकर प्रसाद एक भावुक प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, त्याग और समर्पण की भावना लिए हुए प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, और इनकी जो नारी चरित्र हैं वो पुरुषों की तुलना में ज्यादा महान है। कहानियों में इनके नाटकीय मोड़ आता है, द्वंद आता है, मैंने आपको बताया ही, एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं कि पाठक को बहुत एक्साइटेड कर देती हैं कि अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये इनकी जो कहानी कौशल है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवादी तत्व पर भी आधारित है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री में तिलक जी को पढ़ा होगा, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए जनता में संस्कृति का सहारा लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप अपने पास्ट को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर या अपने पास्ट का बहुत ही गुणगान करते हैं कि हाँ, भारत जो है भूतकाल से ही एक संस्कृति प्रधान देश था, यहाँ का जो कल्चर, यहाँ का जो हेरिटेज है वो बहुत ही अच्छा था, समस्त विश्व से अच्छा था। इनके आप जब नाटक पढ़ेंगे तो यूनान की एक लड़की भारत का बखान कर रही है, अरुण या मधुमेह देश हमारा। श्रीलंका का एक यात्री भारत का बखान कर रहा है कि अरे हम सबको भारत जैसे देश में पैदा होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो इनकी सबसे खास बात यह है प्रसाद की। उसके बाद अगर हम प्रेमचंद और प्रसाद की तुलना करें कि प्रेमचंद का साहित्य और प्रसाद का साहित्य दोनों में क्या तुलना, देखिए जब साहित्य में तुलना की बात की जाएगी तो तुलना का मतलब सिर्फ डिफरेंस दिखाना नहीं होता है, यहां समानताएं और अंतर दोनों दिखाना होता है। ठीक है, तो मैं जहां सिर्फ अंतर की बात करूंगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेमचंद और प्रसाद के साहित्य में क्या मेन अंतर है। अब जरा आप एक बात को समझिए, लेखक का निजी जीवन और उसकी रचनाओं में एक बहुत ही गहरा संबंध होता है। समझ रहे हैं? लेखक का जो निजी जीवन है और उसकी जो रचनाएं हैं उसमें बहुत ही गहरा संबंध होता है। लेखक का जो जीवन बीता है वही कहीं ना कहीं रचनाओं में प्रक्षेपित होता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की अगर आप बात करें तो इनका जो बचपन है, 8 वर्ष में इन्होंने अपनी मां को खो दिया। उसके बाद 50 वर्ष में इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जब दूसरी विवाह आई तो जो सौतेली मां इनसे उनकी बनी नहीं। उसके बाद इनका जो शादी हुआ वो भी मन से नहीं हुआ, वो जिनसे इनकी शादी उनसे बनी नहीं। उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की, वो भी विधवा से। ठीक है, बचपन इनका मुफलसी में, गरीबी में गुजरा। तो ये जो इनका जीवन संदर्भ है, जीवन काल है, कहीं ना कहीं इनकी रचनाओं में प्रक्षेपित होता है। इनकी कहानी के जो विषय हैं, प्रेमचंद की कहानी के जो विषय हैं, गरीबी है, अनमेल विवाह है। ठीक है, और जो सौतेली मां का जो बिहेवियर है वो भी इनकी कहानी में झलकता है।
और चूंकि ये पूर्णतः एक देहाती आदमी थे, देहात में रहते थे, रूरल इलाके में रहते थे, तो देहाती दर्शन इनकी कहानियों में प्रबल होकर मुखरित होता है। इनका जो साहित्य है वो एक आम आदमी का साहित्य है, एक भूखे आदमी का साहित्य है। ये सामाजिक यथार्थ के लेखक हैं। समाज में जो जैसा कुछ चल रहा है वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में जो विसंगतियां हैं, जो बुराई हैं, वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं प्रेमचंद अपनी रचनाओं में। लेकिन वहीं अगर आप प्रसाद की बात करें तो प्रसाद का जीवन कैसा है? प्रसाद एक ठीक ठाक इकोनॉमिक कंडीशन वाले परिवार से आते थे, तो इनके लिए विषय क्या होगा? भूखा होगा, भूख होगी विषय नहीं। जिसका पेट भरा होता है तो उसके लिए भूख मायने नहीं रखती है। जब पेट भर जाएगा तो उसके लिए मनोविज्ञान मायने रखता है, दर्शन मायने रखता है, ज्ञान की बातें मायने रखती हैं। आप किसी भूखे आदमी के पास जाएं और ज्ञान की बातें करने लगे, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है, विवेकानंद जी ने कहा है। आप किसी भिखारी के पास कहिए कि आत्मा क्या है, भगवान है कि नहीं, जरा ये हमसे दर्शन पे वाद विवाद करिए, कर पाएगा? आप उल्टे गाली देकर भगा देगा। तो प्रसाद का जो जीवन काल जब ठीक ठाक कंडीशन में गुजर रहा है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तो क्या इनके जो रचना कर्म में भूख, गरीबी, मुफलसी मतलब गरीबी, उर्दू शब्द मुफलसी, उसका अर्थ होता है गरीबी, क्या ये सब उनके केंद्र में रहेंगे? ये सब टॉपिक उनकी रचनाओं में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि लेखक का निजी जीवन और उसकी रचनाएं, इसमें बहुत गहरा संबंध होता है। तो इनका जो रचना कर्म है ये मनोवैज्ञानिक यथार्थ के लेखक हैं। अब आप देखिए प्रेमचंद प्रसाद युग में लेखन की दो धाराएं कैसे निकलती हैं। प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के लेखक हैं, प्रसाद मनोवैज्ञानिक यथार्थ के लेखक हैं। अब यही प्रेमचंद की रचना जो आगे चल के प्रेमचंद की धारा आगे चल के प्रगतिवादी धारा में तब्दील हो जाएगी, उसके बाद प्रसाद की जो धारा है आगे चल के नई कहानी, नवलेखन, नई कहानी समानांतर कहानी में तब्दील हो जाएगी। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद और प्रसाद, प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के लेखक हैं, प्रसाद मनोवैज्ञानिक यथार्थ के लेखक हैं। प्रेमचंद का जो साहित्य आम आदमी का साहित्य है और प्रसाद का जो साहित्य बुद्धिपरक व्यक्ति का साहित्य है। इनके साहित्य में आपको ज्ञान का आतंक देखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे शब्दों को, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है। और सुदर्शन इनके समकालीन, सुदर्शन एक लेखक हैं, इनके समकालीन हैं, और जैनेन्द्र कुमार इनके पद चिन्हों पर, प्रसाद के पद चिन्हों पर चले हैं। तो मुझे लगता है आपको प्रेमचंद और प्रसाद दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी बात को रखते हैं और इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब आप दो रचनाएं जो है मार्केट से ले लीजिए। एक है प्रेम मंजूषा, उसमें आपको प्रेमचंद की 16 कहानियां जो आपके पाठ्यक्रम में है वो मिल जाएंगी, और एक दुनिया समानांतर, ये जो आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं, जो नई कहानियां समानांतर कहानी में आएंगी, उसकी ये कहानी का संकलन है, उसे आप ले लीजिए, एक दुनिया समानांतर और प्रेम मंजूषा। और आप कहानियां पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्ट प्रसाद पर बात कर ही लिए हैं, प्रसाद की कहानी कला पर बात आने वाले समय में करेंगे। तो हम लोग प्रेमचंद पर बात करेंगे। अब प्रेमचंद पर जब बात करेंगे तो प्रेमचंद को थ्योरी से उठाएंगे, प्रेमचंद का थ्योरी से उठाएंगे, उसके बाद हम लोग तुरंत पेपर 2 में जो इनकी प्रेम मंजूषा है उस पर बात करना शुरू करेंगे। तो मतलब पेपर 1 और पेपर 2 को हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही बता दिया मैंने आपको। तो जैसे ही पेपर 1 की थ्योरी हम प्रेमचंद की कंप्लीट करेंगे, वैसे ही प्रेम मंजूषा पर तुरंत आएंगे। और अगर आप कहानियां पढ़ रखे होंगे तो आप आने वाली जो क्लासेस हैं जो प्रेम मंजूषा पर होंगी उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरी विनती है आपसे कि प्रेम मंजूषा खरीद लीजिए और कहानियां पढ़ना शुरू करिए। मैं आपको उसमें से बता दूंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कहानी है जिसे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए, एक मोटा मोटा आइडिया आपको ताकि लगता रहे। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जय हिंद।